हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। हम लोग यूपी पीसीएल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं तुमको भी पता है ना कि एक अलग महत्व रखते हैं और ये हमारे सिलेक्शन में एक अलग रोल प्ले कर सकते हैं। सिलेबस को लेकर, लेवल को लेकर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, क्या हमको आ रहे थे मगर कन्फ्यूजन में थे, ठीक है, तो ये सब तुमको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होती हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सही है, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बाबू। मगर सेशन पसंद आ गया तो इसको लाइक, शेयर और चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए भार के लिए परिणामित की पूर्ण दिवस दक्षता यानी ऑल डे एफिशिएंसी की बात कर रहा है, और वाणिज्यिक यानी जो कमर्शियल दक्षता है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। पूर्ण दिवस दक्षता यानी ऑल डे एफिशिएंसी और जो नॉर्मल एफिशिएंसी होती है उसकी बात कर रहा है, वो शून्य होती है। नहीं जी, दक्षता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, ठीक है। शून्य होने का मतलब दक्षता समझ रहे हो, लॉस इनफाइनाइट है। जितनी भी तुम इनपुट दे रहे हो वो सारी की सारी लॉस में चली जा रही है, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। बराबर होते हैं? नहीं, देखो बराबर तो नहीं होते हैं, ठीक है, बराबर नहीं होते हैं। पूर्ण दिवस दक्षता वाणिज्यिक दक्षता से अधिक होती है? नहीं। देखो, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, पूर्ण दिवस दक्षता वाणिज्यिक दक्षता से कम होती है। इसका याद रखो कि जो ऑल डे एफिशिएंसी है वो हमेशा कम होती है, ठीक है, हमेशा कम होती है जो नॉर्मल एफिशिएंसी होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तुमको पता है कि ऑल डे एफिशिएंसी मतलब 24 घंटा लगभग क्या होते हैं, हमारा ट्रांसफार्मर इंडक्टिव लोड से घिरा रहता है, ठीक है, और लोड चेंजेस भी बहुत जल्दी होते हैं। तो अगर इंडक्टिव लोड से जुड़ा रहेगा तो क्या होगी, दक्षता बहुत तेज़ कम होगी, ठीक है, एफिशिएंसी बहुत तेज़ी से घटती है। इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है कि सूती टेप कागज आदि जैसे, यानी सूती टेप हो गया, कागज हो गया, आदि जैसे विंत वाहक मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंसुलेटर सामग्रियों के संसेचन का उद्देश्य होता है क्या? सामग्री को ताप से बचाना? नहीं। वायु कोटित को वायु से भरना? नहीं। ये तो हम तो चाहते हैं कि एयर ना रहे जी, ठीक है। सामग्री के पृष्ठ को आच्छादित करना? अब देखो, ये आच्छादित का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ज़्यादा हिंदी लिख दिया, ठीक है। हाँ, एक चीज़ होता है कि जो संसेचन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को क्या करो, ऑयल में डिप करके निकाल दो। देखो, ऑयल में डिप करके निकालने से इन तीनों में क्या फ़ायदा होगा ना, कि अगर मान लो वो 2 kV का झेल रहा था तो ऑयल में अगर यानी डिप करके निकाले तो हो सकता है वो 3 kV झेल ले या 5 kV झेल ले, यानी इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी और अच्छी हो जाती है। तो याद रखना, वायु कोटिका को तेल से भरना, ठीक है, यानी इस समय क्या होगा, छोटे छोटे एयर्स के छिद्र होंगे, पोर्ट्स होंगे ना, वो एयर से भर दिए, सॉरी एयर बोल रहे हैं, ऑयल से भर दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे इनकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी और अच्छी हो जाती है। सही है ना, याद रखना, संसेचन का मतलब यही होता है। एक यूनिवर्सल मोटर की गति और भार किसकी विशेषता की तरह होती है? गति सीरीज मोटर, कोई दिक्कत नहीं है। भार सीरीज मोटर, टॉर्क लगभग सीरीज मोटर, मगर दक्षता बेचारी की कम हो जाती है, ठीक है, दक्षता थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि एसी से चलने लगता है ना, एसी पे चलने तो और थोड़ी लॉसेज आ रहे हैं, जैसे इंडक्टिव को लॉसेज ये सब आने लगता है, इंडक्टेंस रिएक्टेंस ये सब, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सर, ये एसी डीसी दोनों पे काम करता है। मिक्सर में प्रयोग करो, ग्राइंडर में प्रयोग करो, वैक्यूम क्लीनर में प्रयोग, कहीं पे भी प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पंच संयोजी अशुद्धि है? पंच संयोजी मतलब पेंटावलेंट की बात हो रही है, ठीक है, पेंटावलेंट की बात हो रही है। पेंटावलेंट याद रखना, पंच संयोजी मतलब पेंटावलेंट यानी जिसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे कौन है तो बताए थे, नाना पाटकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। ये तो एंटीमनी हो गया, ये बिस्मथ हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस होगा, ये एएस हो गया यानी आर्सेनिक। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलो अगला देखो, वही कहानी है जी जैसे डीसी सीरीज मोटर, अभी पीछे बात हुई थी कि भार और गति लगभग सेम होती है, वही कहानी यहाँ पर है
कि यूनिवर्सल मीटर को नो लोड पे चलाओगे तो वही कहानी होगी जो कि डीसी सीरीज मोटर की हो रही थी। वो भी हाई स्पीड पकड़ लेती है, ये भी क्या करेगा, हाई स्पीड पकड़ लेगा। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उच्च सर्किट प्रवर्धक में उस शक्ति प्रवर्धक को क्या कहते हैं जिसमें संग्राही केवल निविष्ट संकेत के धनात्मक चक्र के लिए ही प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी देखो हम एक चीज़ बताए थे, ठीक है, टेबल नहीं बताएंगे तो एक दिन टेबल बताकर तुम लोग को समझा देंगे। ठीक है, टेबल याद कर लेते बहुत चीज़ होगा। देखो इसका जो चालन होता है ये पूरा 360 डिग्री काम करता है। ठीक है, इसका जो चालन है ये 180 डिग्री होता है। इसका जो चालन है 360 डिग्री और 180 के बीच होता है। इसका जो चालन है 180 डिग्री से कम होता है। तो कौन आधे चक्र किस में होता है, यानी 180 डिग्री की बात हो रही, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो एक चीज़ और देखो, इसमें जो डिस्टॉर्शन होता है सबसे कम होता है, यानी जो हम कोई भी अगर तरंग धर आ रही है तो सबसे कम क्षति इसमें होती है और सबसे अधिक क्षति इसमें होती है। हालांकि दक्षता इसकी कम होती है मगर डिस्टॉर्शन भी कम होता है। दक्षता इसकी अधिक होती है मगर डिस्टॉर्शन भी इसमें, यानी त्रुटि भी इसमें अधिक होती है। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जब दो कला फेज आपूर्ति को दो फेज स्टेटर की कुंडली से जोड़ा जाता है तो निम्न प्रभाव पड़ेगा। क्या करेगा, कोई दिक्कत नहीं सर जी। अगर एक सिंगल फेज वाइंडिंग देते हैं तो प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब हम 2 फेज दें चाहे 3 फेज दें, क्योंकि किसी भी मोटर में घूर्णीय बला गुण उत्पन्न करने के लिए या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कम से कम 2 फेज की आवश्यकता होती है, और हम 2 फेज दे रहे हैं तो हमारा घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र या फिर घूर्णीय बला गुण उत्पन्न होने लगेगा। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ गया क्वेश्चन, बढ़िया। सीसा अम्ल यानी लेड एसिड स्टेट में वाट घंटा की दक्षता कितनी होती है, वाट आवर की एफिशिएंसी कितनी होती है, यही पूछा है, ध्यान से देखना। अगर ये एम्पियर आवर है तो कितना हो जाती है, लगभग वो हटाई देते हैं, लगभग 90% हो जाती है, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर वाट आवर की बात करते हैं तो वाट आवर लगभग हमारी कितनी हो जाती है, 75 से 80%। और चूँकि 80% नहीं तो 75 मार दो, कोई नहीं काट सकता। ठीक है, इसको याद रखना। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो दिल बहलाने का काम करते हैं। ठीक है, चलो तो कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे मिलेंगे जो जिसमें तुमको तो क्या टाइम लग जाए, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो इसमें पूछा क्या है, तुमको एसी सप्लाई दिया है और तुमको कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान पूछा है, और तुमको पता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। कभी ऐसे भी लिख देगा जी, परेशान ना होना, 1/ωc, तो परेशान मत हो जाना कि XC बराबर तब कितना हो जाएगा, ओमेगा का मान ही कितना होता है, 2πfc। ठीक है, इसको याद रखना, 2πfc हो जाएगा। सही है। चलो तुम्हारी और इसकी इकाई पूछे तो इसकी इकाई क्या मार क्या होगे, बिल्ली का ब्याह हो गया। ठीक है, इसका मान क्या मारोगे, तो इसका मान मानोगे ओम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतिरिक्त उच्च तनन तार को और क्या कहा जाता है, यानी हाई, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा हाई टेंसाइल जो केबल होते हैं या वायर होती है, टेंसाइल मतलब तनल, ठीक है, केबल को या तार को और भी क्या कहते हैं, तो सर इसको बोला जाता है प्रेशराइज्ड केबल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशराइज्ड केबल बोला जाता है। ठीक है, याद रखना, प्रेशराइज्ड केबल बोला जाता है। ये सब तो याद करने वाली चीज़ें, रट्टा मारो याद करो। ठीक है, अगर याद हो तो कर लोगे, नहीं तो फिर है कोई दिक्कत नहीं है। मोटर जनरेटर टेस्ट में कौन सा परीक्षण किया जाता है, मोटर जनरेटर टेस्ट में डैम्पिंग टेस्ट नहीं किया जाता है, स्विनबर्न किया जाता है मगर केवल एक पे, दोनों पे नहीं। ठीक है, ये जो ब्रेकिंग है, ये जो टेस्ट है मोटर जनरेटर सेट पे, वो कौन सी की जाती है, रीजनरेटिव की जाती है। ठीक है, रीजनरेटिव की जाती है। हालांकि इससे भी वही सेम लॉस, मतलब आयरन ही लॉस निकलता है, मगर जब दोनों mg सेट होते हैं तब उसमें हम ये करते हैं। ठीक है, और ये दो होते हैं, जैसे ये स्विनबर्न हो गया तो नो लोड पे की जाती है। ठीक है, नो लोड पे की जाएगी मगर केवल एक पे की जाएगी, जब दोनों के साथ कम कर दो, दोनों की प्रॉपर्टी वाले पे नहीं की जाती। सही है, इसको याद रखना। चलो अगला देखते हैं।
तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग कहाँ करोगे? देखो तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग तो वैसे भी तुम लो रोड चलाने के लिए करोगे नहीं, ठीक है, बस ये भौकालिए के लिए सही है कि सिंक्रोनस स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड है। क्यों? क्योंकि सर इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत शून्य होता है। हाँ, अपना भार तो उठा ही नहीं पाता, लोड का क्या उठाएगा, ठीक है। तो इसका उपयोग क्यों करते हैं? तो सर बस एक ही उपयोग है इसका, वोल्टेज नियमन के लिए या फिर पावर फैक्टर सुधारने के लिए। पावर फैक्टर सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा सर? इसको ओवर एक्साइटेड मोड में चला दीजिए और लोड मत रखिए, कोई लोड रखेंगे तो दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। ओवर एक्साइट यानी अति उत्तेजन में चलाइए और बिना किसी भार के, तब ये क्या करेगा? आपका पावर फैक्टर सुधारेगा और दक्षता बढ़ाने का काम करेगा, जो कि हमारा कैपेसिटर बैंक भी कर सकता था, ठीक है। चलो अगला देखो, ठीक है, ये तो रट्टा वाला ही, ठीक है। किसी किताब में थोड़ा अलग लीजिएगा, किसी में थोड़ा अलग, ठीक है। एक पीएन जंक्शन की अवक्षय पर यानी डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कितनी होती है? लगभग 1 माइक्रोमीटर दिया है तो मार दो, ठीक है। मगर किसी में 0.9 भी दिया है, किसी में 1.2 भी दिया है, ठीक है। तो जैसा दिया, जिसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। दोनों में कोई एक दे सकता है। ताप उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग करता है? कोई दिक्कत नहीं है सर जी, जितने भी हीटर हैं, आयरन है, इंडक्शन चूल्हे हैं, ये सब क्या करते हैं? हमारे विद्युत धारा के उसमें गुण का यूज़ करते हैं ना, यानी विद्युत धारा में जो हीट वाली प्रॉपर्टी होती है I²R वाली, उसका प्रयोग करते हैं। तो ताप उपकरण वाले जितने भी होते हैं उसमें ये का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। एक डीसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, अच्छा कुछ और ही पूछा है, हम जो डीसी सर्किट, एक विद्युत का संकर्षण यानी एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करने का मेन कारण क्या होता है? क्योंकि सर इसमें स्टार्टिंग टॉर्क बहुत उच्च होती है, ठीक है। कि यूपी पेट का पेपर देने जाइए, ठीक है, लखनऊ बरेली सेंटर पड़ रहा है, एक बोगी में 5 की जगह 200 की जगह 1000 भरे जा रहे हैं और इसी तरह 10 बोगी लगी हुई है, तब भी वो क्या कर ले रहा है? आराम से खींच ले रहा है। यही क्वालिटी होती है हमारी डीसी सीरीज मोटर की, इसलिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 80 की जगह पे 800 बैठते हैं, सही है ना, इसको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए इजी है। क्वेश्चन क्या पूछा है? एक सामान्य आधार विन्यास है यानी कॉमन बेस है, धारा प्रवर्धन कितना है? 0.9 है, उत्सर्जक धारा इतना है, तो आधार धारा कितनी होगी यही निकालना है, ठीक है, यही पूछा है। चलिए इसको सॉल्व करते फिर मिलाते हैं। धारा कॉमन बेस है यानी किसकी बात? धारा परिवर्तन यानी कॉमन बेस मतलब अल्फ़ा, वैल्यू कितनी है? 0.9 दिया है, ठीक है। IE का मान कितना दिया है? 2 मिली एम्पियर दिया। निकालना क्या है? बेस करंट निकालना है, ठीक है, बेस करंट निकालना। अच्छा हमको पता है कि आई अल्फ़ा बराबर क्या होता है? कॉमन बेस है ना, तो हमको पता है अल्फ़ा बराबर होता है IC/IE, ठीक है। ध्यान से देखना हम कहना क्या चाह रहे हैं। IE यही दिया है, इसकी वैल्यू दी, IE की वैल्यू दी हुई है, अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है। क्या IC की वैल्यू नहीं निकल जाएगी? हाँ सर बिल्कुल IC की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। चलो अब IC की वैल्यू निकाल लिए और तुमको IE की वैल्यू दी हुई है, तो क्या ये नहीं लिख सकते? IE बराबर IC प्लस IB निकालना ना। IE तुम दिया ही हुआ है, IC अभी तुम अल्फ़ा बराबर IC/IE से निकाले थे, बस इस वाले में रख दो, तुम्हारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। चलो नेक्स्ट देखो, करोगे सॉल्व तो 2 मिली एम्पियर आ जाएगा तुम्हारा, सही है। बढ़े आगे, हाँ सर बढ़िए आगे। चलो अगला देखो, क्वेश्चन कुछ नहीं है बस इसी है। दो बराबर प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, उनका कुल प्रतिरोध कितना आ रहा है? ठीक है 400 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दो बराबर 800 के हैं टोटल, तो एक 400 का रहा होगा और दूसरा 400 का रहा होगा, तभी ना जोड़ने पे सीरीज की तरह 800 आ रहे हैं। अच्छा अभी इनको समानांतर में जोड़े तो कितना हो जाएगा? अब यही यानी यही 400 और यही 400 को पहले जोड़ देते कितना होता है? तो हमको पता है कि सर जी R/N कर देते हैं, तो R/N यानी 400/2 करना पड़ेगा। कितना निकल के आएगा हमारा? सर हमारा 2
100 निकल के चला आएगा, कितना 200। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ओम के नियम के अनुसार परिपथ धारा किसके व्युत्क्रम होता है? तो हमको पता है ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है, तो R बराबर कितना हो जाएगा सर? V बटा I हो जाएगा। यानी व्युत्क्रम किसके है? तो सर व्युत्क्रम हमारा है I के। ठीक है, I किसके व्युत्क्रम है? R के ना, तुम्हारा ये सही हो जाएगा। चलो अगला देखो। संवाहक पदार्थ की तुलना में, यानी संवाहक मतलब कंडक्टर यानी चालक की तुलना में अचालक पदार्थ में क्या होना चाहिए? मीन्स वाहक मतलब अचालक। तो सर अचालक में हमारी क्या होनी चाहिए? प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए, एकदम बेस्ट होता है। और कंडक्टेंस वाली जो पावर है जिससे वो करंट फ्लो कराने में सक्षम होता है वो निम्न रखो, या 0 रखो तो और अच्छी बात है, जो कि आदर्श केस में होगा। और ये आदर्श केस में एकदम अनंत रखो। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। आ गया एक दाब कर्षण प्रवर्धन। दाब कर्षण मतलब प्रेशर टेक्शन जी। ये क्या बोला? दाब कर्षण प्रवर्धन में दोनों ट्रांजिस्टर वर्ग पी प्रचालन में संचालित होते हैं। ये लगा लो यार, हिंदी नहीं समझ में आ रहा। दाब कर्षण प्रवर्धन, ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा क्या पूछ रहा है। अगर तुम लोग को पता होगा कमेंट जरूर कर देना जी, हमको याद हो सकता है JEE में पूछ ले। चलो, जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा यानी AC आपूर्ति पर चलता है तो आर्मेचर में उपस्थित प्रतिघात वोल्टेज को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सर कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अभी कल ही एक क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड। सर कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सर जब कम्यूटेटर में क्या होता है, कम्यूटेटर सेगमेंट कटे होते हैं कॉपर के, जो कि कंडक्टर है, तो इसमें भी जब फ्लक्स करता है तो इसकी भी क्या होती है, एक वोल्टेज निकल के आती है, जो क्या करता है कम्यूटेटर पे स्पार्किंग का कारण बनता है, जिससे हीट होती है और दक्षता घटती है। तो हम स्पार्किंग को कम करने के लिए जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ था कम्यूटेटर पे, जस्ट उसके विपरीत दिशा में एक अपने से हम क्या करते हैं, वोल्टेज उत्पन्न करते हैं, जो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस वोल्टेज या फिर प्रतिघाती वोल्टेज, जो कि लिखा गया क्वेश्चन में, प्रतिघाती वोल्टेज। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए या तो हम इंटरपोलर का प्रयोग कर लेंगे या कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रतिपूरक लिखा है यानी कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग कर लिए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, विपरीत दिशा में धारा बहा देते हैं, और वाइंडिंग है तो कुछ प्रतिरोध होगा ही, तो विपरीत दिशा में धारा यानी वोल्टेज ड्रॉप भी विपरीत दिशा में आया और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसको बताने की ज़रूरत है, क्या निकलना है I, तो क्या हो जाएगा V/R 50/10 काट दो, आ गया। सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लैंप की दक्षता कैसे निकालोगे? तो हमको पता है लैंप की दक्षता या किसी और की दक्षता आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। याद नहीं तो इस तरीके से देखो आउटपुट बल्ब की हमेशा किस में होती है? ल्यूमेन में होती है, मगर इनपुट हम क्या देते हैं? बिजली की सप्लाई देते हैं, तो वाट में होनी चाहिए ना। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ल्यूमेन पर वाट होता है। चलो अगला देखो। दो क्रमागत फेरों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? अरे ये तो कोई बताने का नहीं, हम लोग इसको कॉन्सेक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, जो क्रमागत दो फेरों के बीच की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? वाइंडिंग पिच या वाइंडिंग अंतराल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वाइंडिंग पिच या वाइंडिंग अंतराल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसको याद रखना, सही है ना। लास्ट क्वेश्चन। IE नियम के अनुसार अगर भू संपर्क पट्टी जस्तेदार इस्पात पदार्थ की हो तो नट भी और बोल्ट भी कैसा होना चाहिए? उसी का होना चाहिए, जस्ते का ही होना चाहिए। अगर सेम बिरादर रहेंगे तो सही रहेगा ना। ठीक है, अगर कॉपर की है तो भी हम क्या करते हैं? स्टील का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, मगर याद रखना अगर जस्ते की बना रहे हो तो स्टील बोल्ट या वाशर जो भी लगा रहे हो तुम्हारे, उसी का होना चाहिए। ठीक है, सही है। याद रखना हमेशा रॉड हो चाहे प्लेट, हमेशा लंबवत रखी जाती है, यानी वर्टिकल डाली जाती है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रखी जाती है, क्षैतिज नहीं रखते। ठीक है ना। तो आई होप आज के भी सेशन तुमको पसंद आओगे। आज 75 क्वेश्चन कर लिए हम लोग, और अच्छा लगा बाबू सेशन। और क्वेश्चन का लेवल तो हम बना रहे हैं। कुछ आइडिया मिला होगा किस टाइप के क्वेश्चन मिले हैं, और सर इतने में तो हम मार देंगे 140-150 में।
ठीक है, तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।